India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल विस्तार को अवैध करार दिया है। हालांकि कोर्ट ने साथ ही विधेयक के जरिए ईडी निदेशक के कार्यकाल में बदलाव को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के फैसले के आदेश का उल्लंघन करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख एसके मिश्रा के कार्यकाल को दिए गए विस्तार को अवैध ठहराया। फैसले में कहा गया था कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने मिश्रा के एक्सटेंशन को अवैध बताते हुए ईडी निदेशक इस पद पर 31 जुलाई 2023 तक बने रह सकते हैं, कहा साथ ही साथ ताकि सुचारू सत्ता परिवर्तन हो सके। केंद्र सरकार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय मिश्रा को तीसरा सेवा विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का तीसरी बार सेवा विस्तार सही नहीं है। अदालत ने कहा कि ईडी निदेशक का तीसरी बार सेवा विस्तार अवैध और कानून में अमान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा का सेवा विस्तार अवैध है, लेकिन वो 31 जुलाई 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे ताकि सुचारू परिवर्तन और सत्ता हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि आने वाले समय में FATF की समीक्षा होनी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत देते हुए विस्तार के नियम वाले कानून में संशोधन को सही माना है। न्यायालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम या CVC अधिनियम में विधायिका द्वारा किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है, जिससे केंद्र सरकार को ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति मिल गई। कोर्ट ने सेवा विस्तार इस आधार पर रद्द किया कि ये सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले का उल्लंघन था। ये फैसला था डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ और अन्य। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने माना कि मिश्रा को दिया गया विस्तार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए 2021 के फैसले के विपरीत था, जिसमें शीर्ष अदालत ने एक मैंडेमस रिट जारी किया था, जिसमें सेवा विस्तार देने से रोक दिया गया था। संजय मिश्रा को पहली बार 19 नवंबर 2018 को 2 साल की अवधि के लिए ईडी नियुक्त किया गया था। उन्हें 2020 में पद छोड़ना था, लेकिन इससे पहले मई में वे 60 साल यानी रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच गए थे। उनका कार्यकाल होने से पहले केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 2 साल की जगह बढ़ाकर 3 साल कर दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार 2021 में अध्यादेश लाई थी। इसके तहत CBI और ईडी 1-1 साल के 3 साल देने का प्रावधान है। बाद में ये संसद में भी पारित हो गया। इसके बाद नवंबर 2022 में केंद्र सरकार ने तीसरी बार संजय कुमार मिश्रा को 1 साल का एक्सटेंशन दिया था। संजय मिश्रा का 18 नवंबर 2023 को खत्म होना था, लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंशन को रद्द कर दिया। अदालत ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार को कहा था कि बाद में विधायी परिवर्तन पहले के फैसले संशोधित करने का आधार नहीं हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने लिखित दलीलें देने की समय सीमा 27 जुलाई तय की है। अनुच्छेद 370 हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं पर 2 अगस्त से रोजाना सुनवाई होगी। अनुच्छेद 370 पर सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में 2 अगस्त से होगी। सुनवाई हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र में जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर दाखिल नए हलफनामे को लेकर सुनवाई नहीं करेगा।
सीजेआई ने कहा कि वो सिर्फ संवैधानिक मुद्दे पर सुनवाई करेगा। सुनवाई के दौरान केंद्र ने कश्मीर के हालात पर हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि इस कदम से जम्मू कश्मीर के लोग शांति, समृद्धि और स्थिरता के साथ जीने के साथ अब पर्याप्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। केंद्र का कहना है कि आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को पहली बार देश के अन्य हिस्सों में रह रहे देशवासियों की तरह ही समान अधिकार मिले हैं। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। इतना ही नहीं, जनता की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। घाटी में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र ने 28 करोड़ 400 लाख रुपए देने का बजट रखा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के लिए अब तक 78,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी आ चुका है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि 2 अगस्त से इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। सीजेआई ने कहा, मामले पर सुनवाई शुरू होने से पहले सभी हलफनामे और जवाबी हलफनामे दाखिल किए जाएं, नहीं तो सुनवाई के अंतिम समय तक जवाब दाखिल होते रहते हैं। सीजेआई ने कहा, कॉमन कन्वीनियंस कंपाइलेशन तैयार किया जाएगा, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रसन्न और रिस्पोंडेंट्स की ओर से वकील कनु अग्रवाल के पास 27 जुलाई तक सभी पक्ष अपने जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी हलफनामा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट से 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात में कितना बदलाव आया है, उसको लेकर जानकारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पेपरलेस फाइल किया जाए, सभी पक्ष अपने जवाब इलेक्ट्रॉनिक मोड में फाइल करें। सरकार की ओर से ये साफ किया गया है कि हालांकि आर्टिकल 370 लागू होने के बाद जम्मू कश्मीर के बदले हालात को लेकर सरकार ने जवाब जरूर दाखिल किया है, लेकिन इसको केस से जुड़े संवैधानिक सवालों के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। कहा, वहीं सुप्रीम कोर्ट पे पूजा स्थल कानून 1991 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 3 महीने का और वक्त दिया। कोर्ट ने कहा कि विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों और कानूनी कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश देने के लिए पूजा स्थल कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अदालत में सुनवाई के दौरान ये बताना जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल कानून पर रोक नहीं लगाई। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने जवाबी हलफनामा देने के लिए केंद्र सरकार को फिर समय विस्तार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल याचिकाओं के लंबित और कानूनी कार्यवाही पर अंतरिम रोक का मतलब ये नहीं है कि अधिनियम पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा कि विवादित धार्मिक स्थलों से संबंधित देश भर की विभिन्न अदालतों में लंबित विभिन्न मुकदमों और कानूनी कार्यवाही रोक लगाने का के लिए पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का सहारा नहीं लिया जा सकता। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने कहा कि हर मामले के पक्षों को संबंधित अदालत से ये बताकर स्थगन की मांग करनी होगी कि पूजा स्थल अधिनियम लागू है और शीर्ष अदालत पर रोक नहीं लगाई है। ये टिप्पणी तब की जब वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट से कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करने का आग्रह किया। इस एक्ट के कई प्रावधानों के खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं दायर की। एक्ट के अनुसार किसी धार्मिक स्थल की मान्यता को नहीं बदला जा सकता है, भले ही 1947 में देश के आजाद होने से पहले वो किसी नेता के धार्मिक स्थल को गिराकर बनाया गया हो। अदालत अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वो जैनियों, बौद्धों कानूनी उपचारों पर रोक लगाकर इतिहास के आक्रमणकारियों के अवैध कृत्यों को हमेशा के लिए जारी रखने की अनुमति देता है। याचिका में ये कि क्या अधिनियम की धारा की उपधारा 1 के द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 1947 भेदभाव पूर्ण और स्पष्ट रूप से मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद 21, 25, 36 की उपधारा 1 का उल्लंघन है। क्या धारा 4 की उपधारा 2 के दूसरे भाग में अनुच्छेद 206, अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही की, जो संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। क्या धारा 4 की उपधारा 2 का प्रावधान उन वादों, अपीलों और कानूनी कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देता है जहां 1947 के बाद पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बिगाड़ा गया।
न्यायालय ने कहा कि उसके द्वारा कोई पूर्ण स्थगन नहीं दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल 3 महीने का समय और दिया गया और मामले को स्थगित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में वकील को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की, जिसमें उन पर राजद्रोह, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश आदि का आरोप लगाया गया है। यह आरोप इसलिए लगे क्योंकि उन्होंने मणिपुर हिंसा के संबंध में फैक्ट फाइंडिंग मिशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन NFIW के हिस्से के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। CJI DY चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एडवोकेट दीक्षा द्विवेदी द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया, जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि वकील दीक्षा द्विवेदी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। प्रधान न्यायाधीश ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि वह हमारी बार की सदस्य है, उसने लगभग 4 साल की प्रैक्टिस की है। आपको FIR के बारे में निर्देश मिल गए हैं, इस बीच उसे गिरफ्तार न करें। शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि वह स्वतंत्र वकील और पर्यवेक्षक के रूप में राष्ट्रीय महिला जांच मंच की 2 महिला टीम के साथ गई थी। बताया जाता है कि NIFW टीम इस निष्कर्ष पर मणिपुर पहुंची कि मणिपुर में कुछ हिंसक घटनाएं राज्य प्रायोजित थी। दवे ने कहा कि उन प्रैक्टिस में 4 साल हो गए। वह कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की 3 सदस्यीय टीम का हिस्सा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। हमें पता चला कि भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 121A, 124A, 153, 153A और 153B के तहत आरोप दर्ज किए हैं। 2 अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा है। CJI चंद्रचूड़ ने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को संबोधित करते हुए कहा कि मिस्टर सॉलिसिटर, आप मणिपुर राज्य की ओर से पेश हो रहे हैं, वह हमारी बार की सदस्य हैं, उसने लगभग 4 साल की प्रैक्टिस की है। आपको FIR के बारे में निर्देश मिल गए हैं, इस बीच उसे गिरफ्तार न करें। SG मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 32 याचिका पर विचार करना न्यायालय का विशेषाधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन ये कहना कि मणिपुर हाईकोर्ट जाना संभव नहीं है, सही नहीं हो सकता, क्योंकि कॉलिन गोंसाल्विस वहां गए और उसी मामले पर बहस की, जिससे कठिनाई पैदा हुई। हमें ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि हाईकोर्ट नहीं जा सकता। वहीं सेबी ने अदानी हिंडनबर्ग मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 41 पृष्ठों का हलफनामा दायर किया। सेबी ने अपने हलफनामे में शीर्ष अदालत से उचित आदेश भी मांगा है और सेबी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल से CJI ने पूछा कि सेबी की तरफ से जो जांच चल रही है उसकी स्टेटस क्या है। सॉलिसिटर जनरल ने मामले की सुनवाई को टालने की मांग करते हुए कहा कि सोमवार की शाम को हमने जवाब फाइलिंग के तहत दाखिल किया है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों को सेबी ने जवाब की कॉपी देने को कहा और प्रशांत भूषण ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की जांच फेल है। सेबी किसी सकारात्मक नतीजे तक नहीं पहुंच सकती है। CJI ने याचिकाकर्ता की उस दलील को नकार दिया जिसमें उन्होंने दावा किया कि कमेटी को एजेंसी सपोर्ट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने 14 अगस्त तक जांच पूरी करने का समय सेबी को दिया है, ऐसे में जांच रिपोर्ट को आने दें। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने अदानी समूह पर शेयरों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्पेशल कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट अदालत को सौंपी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर सेबी को भी जांच के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच करने के लिए सेबी को बीते 17 मई को 3 महीने का अतिरिक्त वक्त दिया गया था। बता दें आपको कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अदानी समूह पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सेबी को 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। ऐसे में सेबी ने मामले की जांच के लिए अतिरिक्त 6 महीने की मांग की थी। यमुना की सफाई से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाए जाने के एनजीटी के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना की सफाई से जुड़ी उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष उपराज्यपाल को बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है। एनजीटी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली सरकार की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की
थी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें यमुना सफाई के मामले में उपराज्यपाल को हाई लेवल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली सरकार का कहना था कि एनजीटी का ये आदेश दिल्ली में गवर्नेंस की संवैधानिक योजना और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेशों का उल्लंघन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा था कि दिल्ली में 3 विषयों को छोड़कर बाकी सब विषयों पर चुनी हुई सरकार का अधिकार है। इसी साल जनवरी के महीने में एनजीटी ने एक आदेश जारी करते हुए यमुना नदी प्रदूषण के मुद्दे को हल करने के लिए दिल्ली में अलग अथॉरिटी वाली इस कमेटी का गठन करते हुए उपराज्यपाल को इसका अध्यक्ष बनाया था। केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा था कि दिल्ली सरकार यमुना के प्रदूषण को दूर करने और उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लिए अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता को स्वीकार करती है, लेकिन एनजीटी के आदेश के जरिए एलजी को दी गई कार्यकारी शक्तियों पर कड़ी आपत्ति जताती है। एलजी को दी गई शक्तियां खासतौर पर दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्रों पर अतिक्रमण करती है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चल रहे मुकदमे के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ा दिया है। बता दें आपको, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दिवाकर दत्ता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की दलीलों पर ध्यान दिया कि मामले की सुनवाई चल रही है। आशीष मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रही रोहतगी ने शीर्ष अदालत को बताया कि साक्ष्य चल रहे हैं, कई रिपोर्ट दायर की गई है, हम जो कुछ भी कर सकते हैं वे कर रहे हैं, हम इसे तुरंत कर रहे हैं और हम मौजूद हैं। दोनों पक्षों के गवाहों से पूछताछ की जा रही है, रोहतगी ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि मामले में पीड़ितों की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से कहा है कि अगर सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर की जाए तो यह तेजी से आगे बढ़ेगी, जिस पर रोहतगी ने जवाब दिया, यहाँ सैकड़ों और हजारों मामले हैं, ये एक है। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि योर लॉर्डशिप द्वारा इसमें तेजी लाई गई है। रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष के गवाहों में से एक परीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुआ। उनके पक्ष के एक अभियोजन पक्ष के गवाह नंबर 4 था जो कि उपस्थित नहीं हुआ। हमारे पास साक्ष्य दर्ज न करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वारंट जारी होना था। हालांकि कोर्ट ने कहा कि ऐसा कभी कभी होता है, गवाह के साथ साथ कुछ वास्तविक कठिनाइयां हो सकती है। अदालत ने मामले को आगे के विचार के लिए 26 सितंबर तक के लिए पोस्ट कर दिया है। अदालत ने मुकदमे की प्रगति और आरोपी के आचरण की निगरानी के लिए मिश्रा की जमानत याचिका को लंबित रखा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि मामले की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। और आइए अब हम आपको बता दें कि मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको इस पर पूरी जानकारी देंगे। लिंचिंग हिंसा का एक रूप है जिसमें भीड़ बिना मुकदमा चलाए न्याय देने के बहाने किसी ऑफेंडर को अक्सर यातना देने और शारीरिक क्षति पहुंचाने के बाद फांसी दे देती है। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं इन तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। स्टेट गवर्नमेंट्स लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए या उपाय करेंगे, उनके प्रत्येक जिले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। नोडल ऑफिसर लिंचिंग से रिलेटेड मुद्दों से निपटने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, जिसके लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट मुद्दों को डीजीपी के ध्यान में लाएंगे। सभी पुलिस ऑफिसर्स की ये ड्यूटी होगी कि उस भीड़ को तोड़ दें और उसके ओपिनियन में वायलेंस करने की टेंडेंसी रखते हैं अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी। स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार करेंगी कॉम्पनसेशन स्कीम विक्टिम्स के लिए और इंश्योर करेंगी स्टेट गवर्नमेंट दैट की आगे चल के विक्टिम्स की फैमिली मेंबर्स को कोई हरास ना करे। इफ कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को निभाने में फेल हो जाता है तो इसे जानबूझकर लापरवाही का कार्य माना जाएगा, जिसके लिए उसके अगेंस्ट अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाएंगे। और इसी के साथ कोर्ट राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.